Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Poddar, Management Training Institute, Vatica। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है फ्राइड के द्वारा दिए गए मनोविश्लेषणात्मक के सिद्धांत। कौन से सिद्धांत दिए? सबसे पहले इस चित्र से आप परिचित हों। ये चित्र जो है वो महान मनोवैज्ञानिक, न्यूरोसर्जन और चिकित्सा शास्त्री सिगमंड फ्राइड का है। इनका जन्म 6 मई 1856 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इन्हें विज्ञान शास्त्र में और मानसिक रोगों में बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया। इन्होंने उपलब्धि की चिकित्सा शास्त्र में बड़ा योगदान दिया था। ये हिस्टीरिया के इलाज के लिए पहले सम्मोहन पद्धति का प्रयोग करते थे और रोगी फिर ठीक हो जाते थे। फ्राइड रोगी को अचेतन मन में ले जाते थे और फिर उनसे जो बातें ज्ञात करते थे जो रोगी को चेतन अवस्था में नहीं बोल पाता था। तो विद्यार्थी आइए पहले हम ये जब हिस्टीरिया की बात आई है तो हिस्टीरिया ये रोगी कौन से होते हैं, इनकी क्या पहचान है, हिस्टीरिया क्या होता है। प्रस्तुत चित्र में आप 4 चित्रों को प्रमुख रूप से देख रहे हैं। ये चारों ही चित्र हिस्टीरिया के रोगियों की हैं। इसमें व्यक्ति की अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठने की दशा, भावोन्माद, अवचेतन, अंतर्द्वंद से चिंता उत्पन्न होती है और वे मनोरोग के लक्षणों में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से ये रोगी जो हैं वो सामान्य इलाज से ठीक भी होते हैं और इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया अपनाई। इन्होंने सम्मोहन विद्या का इन्होंने प्रयोग किया और इन्होंने दावा किया कि सम्मोहन क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिससे रोगी को ठीक किया जा सकता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनके द्वारा दी गई सम्मोहन कला क्या है और ये इनके द्वारा किस प्रकार से इलाज किया जाता है। सम्मोहन वह कला है जिसमें मनुष्य द्वारा व्यक्ति को अर्धचेतन अवस्था में लाया जा सकता है और वह स्थिति स्वप्न अवस्था से मिलती जुलती है, किंतु सम्मोहित अवस्था में सब इंद्रियां वश में रहती हैं। प्रस्तुत आप 5 चित्र देख रहे हैं। इसमें तरीका क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला, जो पेंडुलम नुमा घड़ी है, एक निश्चित प्रयोगशाला में जहाँ पर प्रकाश की उचित व्यवस्था हो, लाइट्स की उचित व्यवस्था हो, जहाँ पर एक बेड हो, यानी प्रयोगशाला ऐसी हो जो सुसज्जित हो, वहाँ पर रोगी को बेड पर लिटाकर उसके सामने, जैसे कि आप पहले चित्र में देख रहे हैं, पेंडुलम नुमा घड़ी उसकी आँखों के समक्ष घुमाई जाती है और वो उसे कहा जाता है, निर्देश दिया जाता है कि वह उसे देखता रहे। राइट और लेफ्ट जाने पर वह अपनी आँखों को इधर या उधर करें, ये निर्देश दिया जाता है। फिर दूसरा तरीका ये है कि इसमें एक प्रतिबिंब दिया हुआ है जो बिल्कुल लाइनिंग है, ये वाइट और ब्लैक लाइनिंग है। ये ऑटो लाइटिंग होती है, इसमें ये अपने आप स्वयं ही घूमती रहती है। तो उस रोगी को कहा जाता है कि इसकी ओर ध्यान केंद्रित करके बिंदु की ओर देखे और वह बिंदु की तरफ देखता रहता है और इस प्रकार से
तीसरी तस्वीर में जैसे आप देख रहे हैं वो अर्ध चेतन अवस्था में चला जाता है। चौथी अवस्था में आप देख रहे हैं कि वो पूरी तरह से सम्मोहित हो चुका है। तो सम्मोहन होने पर उसके नेत्र बिंदुओं पर विशेष प्रकार के प्रभाव पड़ता है जो कि फ्राइड द्वारा कहा गया है। और छठी अवस्था कि वह अपने दमे समस्त इच्छाओं को, आकांक्षाओं जो उसके अंदर दबी हुई थी, वह बातें एक एक करके वह उस चिकित्सक के सामने बोलता रहता है। उन्होंने इस प्रकार से बहुत सारे रोगी ठीक कर दिए और इसको मुक्त सहचर्य विधि भी कहा गया, क्योंकि इसमें रोगी को खुलकर बात करने का अवसर दिया जाता था। जब रोगी अपनी शारीरिक व्यथा, घटना, द्वंद्व जो उसके चेतन मन में हैं, जो उसके रोगी के कारण हैं, वो सब कुछ कह देता है और उससे फिर उसको हल्कापन महसूस हो जाता है और धीरे धीरे वह बिल्कुल सामान्य। इसने फ्राइड ने चेतना स्तर को 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग इसमें चेतन अवस्था, दूसरा भाग है अवचेतन अवस्था और तीसरा भाग है अचेतन अवस्था। उन तीनों की बात करेंगे कि पृथक पृथक किस प्रकार से है। सबसे पहले अचेतन स्तर। अचेतन स्तर का संपर्क बाह्य जगत से रहता है। ये पूर्व जागृत अवस्था है जब व्यक्ति का व्यवहार पूरी सोच समझकर किया जाता है, अर्थात व्यक्ति अपने बारे में जो भी कुछ जानता है वह चेतन मन में उसके स्थिर रहता है। कौन सी बात किसको कहनी है, कौन सी बात किसको नहीं कहनी है, इस प्रकार से वह समस्त बातों को जानता है और वह बातें जो उनके मन में द्वंद्व हैं, जो विचार हैं, वो दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाता है और इस प्रकार से वह धीरे धीरे दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। इसका दूसरा स्तर जो आप देख रहे हैं इस चित्र में, वो बिल्कुल रेड कलर का है, वो अवचेतन स्तर है। जब हम कई बार कोई वस्तु कहीं रख कर भूल जाते हैं, चाबी रख कर भूल गए, वस्त्र रख कर भूल गए, कॉफ़ी रख कर भूल गए, और यहाँ तक कि तो विद्यार्थी कहते हैं कि गृह कार्य करना भूल गए, आपने जो कहा था उस नंबर को हम भूल गए। तो ये स्वभाव जो होता है, ये किसी भी व्यक्ति को देखने के बाद हम नहीं पहचान पाते हैं। हमारे दिमाग में इस प्रकार की बात चलती रहती कि इनको कहीं देखा, लेकिन हम नहीं पहचान पाते हैं कि कहाँ देखा। फिर वो जब परिचित करवाता है कि हम वहाँ मिले थे, तो अचानक हमारी स्मृति में आता है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये कहा। अब तीसरी अवस्था होती है अचेतन अवस्था। फ्राइड के अनुसार चेतना या मस्तिष्क से बहुत बड़ा भाग यानी 9/10 अचेतन स्तर का व्यवहार अनेक कार्य चेतना स्तर से नहीं होते, बल्कि चेतन मन द्वारा नियंत्रित रहते हैं। हम किसी भी प्रकार के इच्छाओं को दमित कर लेते हैं। जो हमारे जो है इच्छाएं हैं वो मानसिक धीरे धीरे रोगी बना देती है। हम उस बारे में काफ़ी विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और यही कारण होता है कि हम उसे धीरे धीरे हम द्वंद्व, दुश्चिंता और इस प्रकार के मनोरोगों का शिकार बन। अब फ्राइड के अनुसार 3 संरचना के तत्व दिए। पहला दिया इदम, दूसरा अहम और तीसरा परम अहम। आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा, कई जगह आपने सुना होगा, लेकिन ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये शास्त्रोचित है। ये शिव पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। तो आज हम इसकी बात करेंगे कि आखिर ये स्थिति क्या होती है और इसमें किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले इदम।
इदम अचेतन मन है, इसमें मूल प्रवृत्तियाँ एक प्राकृतिक इच्छा रहती है जो शीघ्र तृप्ति चाहती है। किसी भी परीक्षा के समय दो विचार मन को प्रभावित करते हैं। पहला परिश्रम करके अंक लाने का, और दूसरा विचार सहन करने का, आराम करने का। इदम उन कार्यों के लिए प्रेरित करेगा जो शरीर का सुख त्यागने की बात करते हैं, लेकिन परिणाम गौण होता है। और द्वैस्वप्न में ये लोग इस प्रकार के अपराध करने वाले होते हैं, जो बलात्कारी, अपराधी, चोरी करने वाले, डाका डालने वाले, इस प्रकार की व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं। दूसरा है अहम। अहम इदम का ऊपरी भाग होता है, सुख सिद्धांत को मानता है। अहम की कठोर नैतिकता और इदम की विवेकी और अवांछित व्यवहार के माध्यम की से ये अपने अनुभवों के आधार पर बाह्य खतरों से जीवन को बचाता है। यानी किसी प्रकार से अगर ये सोचा जाए, विचार किया जाए, किसी गलत कार्य के लिए वह कार्य करने जा रहा है तो इसको रोकेगा वो कि ये गलत कार्य है, इसका अगर दुष्परिणाम हमारे सामने आ सकता है, भविष्य में इस प्रकार से हम बहुत इससे पीड़ित हो सकते हैं। इस प्रकार का विचार उसके मन में जब आता है तो ये कहा जाता है कि ये अहम है, जिस प्रकार का काम करता है। तीसरी स्थिति होती है परम अहम की। परम अहम वह भाग जो कड़ी नैतिकता की शिला पर टिका हुआ है। ये बहुत ही सिद्धांतवादी होता है ऐसा व्यक्ति। जो व्यक्ति परम अहम को मजबूत करने का प्रयास करते हैं तो वो उच्च आदर्श के वाले व्यक्ति बनते हैं। जैसे कि अगर प्राचीन काल में बात की जाए और व्यक्ति जिनको अपना नायक स्वीकार करते थे, जैसे कि महात्मा गांधी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, इस प्रकार के व्यक्ति जो हैं उनको परम अहम की श्रेणी में रखा जाता है। विद्यार्थी जिस प्रकार का अपना व्यक्तित्व का कार्य करते हैं उसी प्रकार से वो उसको। अब इसके बाद इन्होंने बताया कि जीवन की मूल प्रवृत्तियाँ। तो मूल प्रवृत्तियाँ दो प्रकार की इन्होंने बताई है। पहली है जीवन की मूल प्रवृत्ति और दूसरी है मृत्यु की मूल प्रवृत्ति। तो जीवन की मूल प्रवृत्तियों में तो आशावान और बौद्धिक विकास होता है, और मृत्यु मूल व्यवहार में नर्सिज्म और स्वप्न दो प्रकार की बातें सामने आती है। अब आपने इस बारे में भी नहीं सुना होगा कि नर्सिज्म और ये किस प्रकार से क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं जीवन की मूल प्रवृत्ति की। जीवन मूल प्रवृत्ति उत्साह, प्रेम, काम से संबंधित होती है। आशावादी, बहुत ज़्यादा आशावादी व्यक्ति इसमें विकास का कार्य करती है। व्यक्ति काम, प्रेम की शक्ति उत्पन्न करती है, आशावान बनाती है, बौद्धिक विकास करती है। दूसरी मृत्यु की मूल प्रवृत्ति क्या करती है कि आकांक्षाओं, दमित इच्छाएं, लालसाओं को पूरी नहीं कर पाने के कारण स्थिति में इस प्रकार के विचार जो नकारात्मक हैं, जो जीवन की प्रवृत्तियों से दूर ले जाने वाले हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या तक के करने वाले विचार इसी से उत्पन्न होते हैं। नर्सिज्म क्या होता है? ये नर्सिज्म जो होता है ये काम वृत्ति है। ये वह स्थिति है जब व्यक्ति स्वयं से प्रेम करने लगता है, इससे विपरीत लिंग से स्नेह जिसकी हो जाता है, और इस प्रकार से ये कहा जाए कि इसमें रोल मॉडल जैसी स्थिति भी उत्पन्न होती है कि उसको रोल मॉडल स्वीकार करता है, उसके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता है और वह उनका अनुकरण भी करता है। फिर है स्वप्न। निद्रावस्था में प्रथम दर्शित भावनाएं पूर्ण करने का बेहतरीन साधन है, क्योंकि ये कहा जाता है कि दिवा सपने जो दिन में देखे जाते हैं, क्योंकि सपनों का भी अलग शास्त्र होता है। विद्यार्थियों अलग अलग समय में देखे गए स्वप्न अलग अलग प्रभाव छोड़ते हैं, उनका फल अलग अलग तरीक़ों से मिलता है, उनका फल समय के अनुसार मिलता है। मध्य रात्रि को आने वाले स्वप्न, प्रातः काल आने वाले स्वप्न, पूर्व
मध्य रात्रि से आने वाले स्वप्न, तीनों का फल अलग 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 होता है और इनके फलित होने का समय भी अलग होता है। तो इस प्रकार से स्वप्न में हमें वास्तविकता का जो है अंदाज़ा होता है। जिस प्रकार से अगर कोई जंगल में हम जा रहे हैं उदाहरण के लिए, और अगर शेर हमारे समक्ष आता है तो वही भय हमें महसूस होगा जो वास्तव में शेर के मिलने से होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम शयन करते हुए बिल्कुल पसीने में भीग जाते हैं और निद्रा हमारी टूट जाती है। तो ये स्वप्न शास्त्र है। ये कुछ दमित इच्छाओं का भी परिणाम होता है। कुछ स्वप्न में हम वो देखते हैं जो हम वास्तविक जीवन में पूरा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर किसी कार या कोई इच्छित वस्तु को चलाना चाहता है तो वह उसको स्वप्न में दिखाई पड़ती है और उसको वह चलाकर आनंद महसूस करता है। तो स्वप्न भी एक ऐसी ही स्थिति है। हम साथ में मानसिक स्थिति का स्वप्न क्या होता है इसमें बात करेंगे हम। इसमें परमहम होता है। परमहम जो किसी कार्यों को, गलत कार्यों को रोकता है। दूसरी दमित इच्छाएं जो दिखाई गई हैं, और तीसरा होता है इदम। इदम की प्रवृत्ति, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो शीघ्र तृप्ति चाहने वाली होती है, ये मन को बार बार प्रभावित करने वाली होती है। तो इस स्थिति में आपने इस चित्र के माध्यम से देखा कि परम है बिल्कुल एक उसमें कवर की भांति कार्य करता है। वो दमित इच्छाओं को बाहर नहीं आने देता है, क्योंकि कुछ अनैतिक इच्छाएं भी होती हैं, इनको पूरा करने में व्यक्ति को दुष्परिणाम हो